हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज नासिर शेख। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी महाराष्ट्र बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आपने क्लास 11 में बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुत सारी चीज़ों के बारे में बायोलॉजी में पढ़ा। आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिला। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये कोई नया टॉपिक नहीं है आपके लिए। आप पहले से इसकी कुछ बातों को जानते हैं, अक्सर बेसिक बातों को जानते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर के बेसिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। नाम सजेस्ट होने के बाद ही पता लग जाता है कि सबसे पहले हमें किस चीज को डिफाइन करना है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन कैसे कहते हैं। तो बेसिकली एक रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करते हैं। हमारी स्पीशीज क्या होती है, कंटिन्यू रहती है उससे। रिप्रोडक्शन करने के दो तरीके होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल जो तरीका होता है जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता। प्रोजेनी जो पैदा होता है या ऑफस्प्रिंग जो पैदा होता है वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्टली सिमिलर होता है। उसे हम क्लोन्स भी कहते हैं। उनके जो प्रोजेनीज पैदा होते हैं हम उनसे क्लोन्स भी कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे मेथड्स हैं, उसमें से कुछ मेथड्स हम यहाँ पर देखेंगे। पहला मेथड है फ्रेगमेंटेशन। नाम से समझ आ रहा होगा, फ्रेगमेंट होना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि एग्जांपल है स्पाइरोगेरा का। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पाइरोगेरा अपने आप को ब्रेक डाउन कर सकता है अलग अलग पार्ट्स में, और उसी को हम फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। और हर एक फ्रेगमेंट से क्या हो सकता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बॉर्न हो सकता है। तो ये फ्रेगमेंटेशन। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे बडिंग का। बडिंग के लिए यहाँ आपके पास यीस्ट का फोटो दिखाई दे रहा है। बेसिकली बडिंग्स में होता है क्या, बहुत सारे बर्ड्स, अगर जैसे कि पोटैटो का एग्जांपल ले सकते हैं हम पढ़ते हैं कि पोटैटो पर एक बर्ड आ जाता है। वही बर्ड ओरिजिनल पोटैटो से न्यूट्रिशन देता है और एक टाइम पर आकर डिटैच हो जाएगा और एक नए पोटैटो में तब्दील हो जाएगा। तो ये एग्जांपल बडिंग का है, जो काफी सिंपल एग्जांपल है जो आप पहले भी देखे। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन से भी होता है। जहाँ एग्जांपल दिया है यहाँ पे जू स्पोर्स किसके लिए, क्लाइमेटोमोनास के लिए है। जू स्पोर्स क्या होते हैं, ऐसे स्पोर्स होते हैं जो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं बराबर। तो मोटाइल स्पोर्स भी क्या होते हैं, अपने आप में न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जू स्पोर्स का एग्जांपल था, जो स्पोर फॉर्मेशन मतलब स्पोर्स भी अपने आप को नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर सकते हैं। दूसरे मेथड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे एग्जांपल बाइनरी फिशन होता है, अमीबा, पैरामोशन। बताने की जरूरत नहीं है कि अब बाइनरी फिशन क्या होता है, दो पार्ट में ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिवाइड कर लेगा, ये बाइनरी फिशन होता है। कोनिडिया फॉर्मेशन इन पेनिसिलियम, ये इसको दिखाने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। कोनिडिया फॉर्मेशन इन पेनिसिलियम के लिए ये देखिए, यहाँ पर अगर आपको ये फोटो दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर ये कोनिडिया एक तरह से एक स्पोर्स होते हैं। ठीक है, इन स्पोर्स से भी क्या होता है, एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, डिटेल में इसको पढ़ना नहीं, हमें सिर्फ इसको याद रखना है कि कोनिडियन स्पोर फॉर्मेशन से कुछ ऐसे होता है। हाइफे के थ्रू एक हाइफे पर ऐसे कोनिडियन स्पोर्स ग्रो होते हैं और ये ग्रो होकर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस। नेक्स्ट इज गेम्यूल फॉर्मेशन इन स्पंज। ये आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि गेम्यूल क्या होता है। बेसिकली कवरिंग होती है, जो स्पॉन्ज जो होता है अगर एक अनफेवरेबल कंडीशन में है तो गेम्यूल फॉर्म करता है, तो वो भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको याद रखना है आपको। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है, हम प्लांट के अलग अलग पार्ट से, ठीक है, रिप्रोडक्शन करवाएं तो वो क्या कहलाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक तो नेचुरली होता है, जैसे कि लीफ से होना, रूट से होना, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है। जो मैं आपको अलग अलग तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उसमें मिलता है। बट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखते हैं कौन सा। उसमें सबसे पहला आता है जिसे हम कहते हैं कि कटिंग। कटिंग में क्या, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन कटिंग में ये होता है कि हम एक अच्छा जो सपोज करो एक अच्छा सा एक प्लांट है, उस प्लांट को हम लेंगे, उस प्लांट का कोई एक हिस्सा कट करेंगे। अब वो कोई एक हिस्सा जो कट करना है, वो चाहे स्टेम कट कर सकते हैं, आप लीफ कट कर सकते हैं, और उसको कोई ऐसी फेवरेबल कंडीशन में लगाएंगे जिससे दूसरा प्लांट ग्रो। मतलब सपोज करो मैंने एक प्लांट का एक पत्ता काटा या स्टेम काटा, उस स्टेम को एक मॉइस्ट सॉइल में लगा दिया। अब वो स्टेम अपनी रूट्स बनाएगा, रूट से पूरा प्लांट बनाएगा, तो ये क्या कहलाया, कटिंग। फिर कटिंग से होगा क्या, जैसा मेरा पहले वाला प्लांट था जो ग्रो होकर कटिंग से जो नया प्लांट आएगा वो भी कैसा होगा, उसके। तो ये कटिंग में होता है। दूसरे पर आते हैं जिसे हम कहते हैं कि ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में बेटा क्या होता है, ग्राफ्टिंग में आप प्लांट के दो पार्ट को लेते हैं, एक होता है स्टॉक और एक होता है स्कियॉन होता है। ठीक है, अब ये स्टॉक और स्कियॉन होता क्या है, अब आप क्या करेंगे, आप एक एक
एक प्लांट लेंगे, ठीक है, उसमें आपको स्टियॉन को चूज करना है जिसके अंदर देखो एक से ज्यादा बर्ड होना चाहिए, ठीक है। हाँ, मतलब आपने कोई एक प्लांट लिया जिसका एक हिस्सा आपको काटना है, वो स्टियॉन कहलाएगा, जिसमें एक से ज्यादा बर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। बर्ड्स आप समझते हैं जो स्मॉल इमेच्योर ग्रोथ होती है वो, ठीक है, एक से ज्यादा बर्ड होना चाहिए और एक जो प्लांट होगा वो स्ट्रेट खड़ा होगा। उसमें क्या करेंगे आप, इस स्टियॉन को बांध देंगे। इसे क्या, इसे हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। मतलब एक स्ट्रेट प्लांट है आपके पास ऐसे, दूसरा आपने कट करके उसमें लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका ग्राफ्टिंग कहलाएगा। कंडीशन ये है कि उसमें दो या दो से ज्यादा बर्ड होंगे। अगर एक बर्ड होता है तो उसे बड ग्राफ्टिंग कहते हैं। और बड ग्राफ्टिंग कहाँ होता है, एग्जाम्पल याद रखिए, एप्पल, पेयर और रोजेस, ठीक है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है टेक्स्ट में, तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादा। टिश्यू कल्चर यानी कि हम एक फेवरेबल कंडीशन में प्लांट के अलग अलग टिश्यूज को क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं, जो डिजायर टिश्यू हमें चाहिए होते हैं उस हिसाब से, ठीक है। अब इसके आगे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बात कर ली, क्या क्या बात करी बताइए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास अलग अलग मेथड्स थे, जैसे कि बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया। उसके अलावा हमने क्या देखा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कटिंग देखा, ग्राफ्टिंग देखा, टिश्यू कल्चर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है, आप दो कंपैटिबल गैमेट्स होते हैं, दो सेक्स सेल्स होते हैं, गैमेट्स आप जिसे कह सकते हैं वो होते हैं, बराबर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आने से पहले टेक्स्ट में एक अल्फाज दिया है, प्लांट में एक एज होती है जिसे हम जुवेनाइल एज कहते हैं। जुवेनाइल एज वो एज होती है जब प्लांट रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। जब जुवेनाइल एज खत्म होती है तो प्लांट पर फ्लावर आना शुरू होता है। प्लांट पर फ्लावर आना इस बात की निशानदेही है, इस बात का सिग्नल है कि अब प्लांट क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी है। मतलब अब वो रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, रेडी है, ठीक है। तो फ्लावर जो है वो स्पेशली क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए ही डिजाइन होता है। फ्लावर का फंक्शन होता क्या है, फ्लावर का फंक्शन ये होता है कि वो हैप्लॉइड गैमेट्स को प्रोड्यूस कर सके और ये देखें कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्लांट में चार चीजें सबसे जरूरी होती है, आपने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी इसको, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। हम इन चीजों को आगे डिस्कस करेंगे। तो ये प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस के लिए जो होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में जो होता है उसमें दो मेजर इवेंट्स होते हैं, एक मियोसिस होता है और गैमेट्स का फ्यूजन, ठीक है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यहाँ पर होता है इसमें जेनेटिकली डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, बराबर। मतलब जो नए ऑर्गेनिज्म या प्रोजेनी पैदा होंगे या प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे, जेनेटिकली कैसे होंगे, डिसिमिलर होंगे, फेयर है ना। अब आगे देखो, अब इसके अंदर कुछ और बातें लिखी हुई है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किससे कैरेक्टराइज होता है, मेल और फीमेल क्या होता है, गैमेट के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है, वो उससे पता लगाया जाता है, माना जाता है, ठीक है। फिर उसमें काफी सारे स्टेज होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है और डिप्लॉइड जाइगोट बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव होल जो होता है उसे हम एंड्रोशियम कहते हैं, फ्लावर की। फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है उसे हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम। एंड्रोशियम का जो हर एक इंडिविजुअल मेंबर होता है एंड्रोशियम के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। आपने ये पढ़ा है। अब स्टेमन के तीन पार्ट्स होते हैं, देखो यहाँ पर कर्सर जहाँ है वहां देखो, फिलामेंट है, कनेक्टिव है और एंथर है। इसका मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहूंगा, देखिए ये फिलामेंट का हिस्सा है। इस फिलामेंट के अंदर एक, सॉरी, ये स्टेमन के अंदर आपको एंथर मिलेगा, ये फिलामेंट मिलेगा। और इसको आप जब ऐसे देखेंगे, इसमें एक्चुअली चार लोब्स होते हैं, ठीक है। आप दूसरे व्यू से देखेंगे तो आपको यहाँ पर पोलिन सैक्स दिखाई देंगे, जिसको हम डिटेल में आप पढ़ेंगे। नाउ बैक टू द टेक्स्ट बुक। तो फिलामेंट के अंदर आपको, स्टेमन के अंदर फिलामेंट मिलेगा, कनेक्टिव मिलेगा और क्या मिलेगा, एंथर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब एंथर के स्ट्रक्चर को देखते हैं, जस्ट अ मिनट। एंथर के हम स्ट्रक्चर को देखते हैं।
जहाँ तक हमने ये देख लिया था अभी, ये एंथर था हमारे पास, मैं फिर से याद दिखा दूँ, ये एंथर था, ये फिलामेंट था। तो अब एक एंथर के स्ट्रक्चर को आपको एनालाइज करना है, ठीक है। एक एंथर के स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर अगर आप ऊपर डायग्राम देखें तो आपको दो लोब्स नजर आएंगे, दो हिस्से नजर आएंगे, वन टू ये साइड वाला और ये वन टू ये साइड वाला हिस्सा नजर आएंगे, ठीक है। जब हम एंथर को ट्रांसवर्सली काटेंगे, जरा ध्यान से देखो, एंथर जो होता है जनरली डाइथिकस होता है। डाइथिकस यानी कि इसमें दो लोब्स होते हैं, एक लोब यहाँ दिखा और एक लोब यहाँ। अब ध्यान से देखो, इस लोब के अंदर 1 2 3 4 ये चार चीजें आपको कुछ दिखाई दे रही है, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं पोलन सैक। हर हर लोब में दो पोलन सैक दिख रहे हैं, तो दो लोब में कितने पोलन सैक होंगे? चार पोलन सैक होंगे। तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे? टेट्रास्पोरेंशिएट कहेंगे। बात समझ में आ गई? काफी सिंपल था। हमने एंथर का अगर ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ बात हमको समझ में आएगी। हर एंथर के अंदर आपको कैसे मिलेंगे? दो लोब्स मिलेंगे। हर लोब के अंदर दो आपके पास क्या होंगे? पोलन सैक होंगे। यानी कितने सैक हो गए? चार। चार पोलन सैक होने की वजह से उसे हम टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं, और दो लोब होने की वजह से हमें उसे डायथिकस कहते हैं। अगर एक लोब हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोथिकस, ठीक है। अब ये देखते हैं कि एंथर जो है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेते तो हमें चीजें दिखाई देती है उसके अंदर, उन चीजों को हम देखेंगे अब, ठीक है। अब वो जो एंथर है उसमें हमें चार लेयर दिखाई देगी। तो ये चार लेयर आपके सामने मैं पहले डायग्राम में बता दूं। एक तो है एपिडर्मिस, पहली लेयर। दूसरी लेयर है एंडोडर्मिस। तीसरी लेयर है मिडल लेयर, और चौथी लेयर है टेपिटम, ठीक है। एंडोडर्मिस पर आते हैं। एंडोडर्मिस सबसे बाहर की लेयर है, तो काम क्या होगा बताओ? प्रोटेक्शन का काम होगा, ठीक है। तो एंडोडर्मिस का काम, पहला वाला जो लेयर है एंडोडर्मिस का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का काम होता है। दूसरा हम आते हैं एंडोडर्मिस पर आते हैं। एंडोडर्मिस पर आप आओगे तो ये सेकंड लेयर है, इसका भी काम प्रोटेक्शन का होता है, पर ये थोड़ा सा थिक होती है। और इसकी थिकनिंग की वजह ये होती है कि इसमें क्या मौजूद होता है? फाइबर मौजूद होता है। यानी कि फाइबर की मौजूदगी की वजह से सेकंड जो लेयर है, जो एंडोथीशियम की लेयर है, वो क्या होती है? थिक होती है। तीसरी लेयर, तीसरी लेयर फिर से दिखा दूं मैं। तीसरी लेयर जो है हमारी, वो कौन सी लेयर है? मिडल लेयर, ठीक है। आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो तीसरी लेयर मिडल लेयर पर है। मिडल लेयर जो है वो सिंगल लेयर नहीं होती, इसके अंदर एक से दो लेयर और होती है। अच्छा, मिडल लेयर के बारे में एक और बात जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये जो होती है ये एफिमर्मल होती है नेचर में। एफिमर्मल का मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जब तक एंथर मेच्योर हो जाएगा ना, जब एंथर मेच्योर होने के पॉइंट पर आ जाएगा, तब ये लेयर जो हो जाएगी वो गायब हो जाएगी, ओके। तो ये हो गई आपकी मिडल लेयर, ये उस वक्त क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी, ठीक है। लास्ट लेयर पर आते हैं, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है। ये भी कैसे होती है? ये होती है इनर मोस्ट लेयर, जिसका नाम है टपेटम। टपेटम ऊपर दिखा दूं मैं आपको। टपेटम लेयर ये होती है। टपेटम लेयर का काम क्या है? टपेटम लेयर का काम ये होता है कि जो इमेच्योर स्पोर्स है उनको न्यूट्रिशन पहुंचाना क्या है उसका काम है। तो ये क्या पहुंचाता है? न्यूट्रिशन उसको पहुंचाता है। अगेन जब स्पर्म जो है, सॉरी, एंथर जो है मैच्योर हो जाएगा, तो मैच्योर होने के बाद ये भी लेयर क्या, ये टपेटम की लेयर भी क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। ये डायग्राम था आपके पास, ये चारों लेयर आपको समझने, ये कनेक्टिव है यहाँ पर, एपिडर्मिस, मिडल लेयर, टपेटम और एंडोथीलियम। इसके अलावा यहाँ पर डेहिस्ड एंथर का मतलब क्या है? डेहिस्ड एंथर का मतलब ये है, अगर एंथर ये जो पोलन सैक है कहीं से हटना शुरू होगा, तो ये पोलन के यहाँ से बाहर निकलना शुरू होंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? डेहिस्ड एंथर। तो आज के लिए बायोलॉजी का हमारा ये पहला पार्ट था। होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।